अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आए तो प्लीज कोशिश करना टेबल की फॉर्म में लिख के आओ, प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में लिख के आना, पॉइंट्स बनाना है ना। पहरे में कोशिश करा करो, मत लिखा करो पहरे में नंबर कटते। तो इसको भी स्टार मार्क, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर दो चाहे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर इसी को हम बोलते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के नाम से। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ डिमांड में से वही वाला टॉपिक और सप्लाई में से ये दो डिफरेंस और डिमांड में से वो दो डिफरेंस, इन चार डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपके पेपर में आने ही वाला है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूँ ताना मुंजाल और आज बेटा क्या है खास जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है इसमें। अब कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे मैम हमारे पेपर आ गए, मैम फाइनल पेपर आ गए, कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स में। तो बेटा जी आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों ने पूरा साल पढ़ा नहीं और चाहते हैं भाई मैम लास्ट में बस नंबर आ जाए, भाई नंबर आ जाए मैम लास्ट में। तो आपके लिए बहुत खास होने वाली है वीडियो, है ना। तो ये क्वेश्चंस पढ़ जाना बेटा, नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार देखे गए हैं, आ जाते हैं। तो फटाफट से हम ये देख लेते हैं। पहले मैंने आपको इसको चार, आपको पता है यूनिट्स आपकी, है ना, 4 यूनिट्स है आपकी। पहली आपकी इंट्रोडक्शन यूनिट है जिसके अंदर बेटे आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपका बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी वाला, और चैप्टर 2 बेटा आपका है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये 2 चैप्टर यूनिट 1 के अंदर है, ठीक है जी। और ये जो यूनिट है वो आपको बेटा 4 नंबर की है। ये यूनिट जो है 4 नंबर की, यानी आपको 4 मार्क्स दिलवाने वाली है ये यूनिट, ठीक है जी। दूसरी यूनिट कौन सी है मैम? दूसरी यूनिट आपकी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड की यूनिट है। इसमें मैम कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? तो बेटा ये जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है ना, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर है। उसमें से जो ये 3rd चैप्टर है ये आपका यूटिलिटी वाला चैप्टर है, और जो 4th चैप्टर है वो आपका आईसी कर्व वाला, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला चैप्टर है। जो आपका बेटा 5th चैप्टर और 6th चैप्टर है डिमांड की यूनिट वाला है। पहला चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड और लास्ट 6th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां से न्यूमेरिकल्स बनते, ठीक है। अब मैम ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर से हमें 15 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे कि हर चैप्टर वाइज चलेंगे भाई, हर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो बेटा 3rd यूनिट है आपकी, अब ये 3rd यूनिट जो है आपकी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई पे है। तो इसमें बेटा आपके 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर है? आपका चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11। जो चैप्टर 7 है वो आपका प्रोडक्शन वाला है। आपका जो चैप्टर 8 है वो आपका कॉस्ट है। चैप्टर 9 आपका रिवेन्यू है। चैप्टर 10 आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, और चैप्टर 11 आपका सप्लाई वाला चैप्टर। इसके अंदर दोनों चैप्टर्स आते हैं, सप्लाई वाला भी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके क्वेश्चन। और ये जो 5 चैप्टर है वो आपको 15 नंबर दिलवाने वाले हैं, क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। बेटा इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर क्या है 30। चैप्टर नंबर 12 कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 12 आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और चैप्टर नंबर 13 आपका मार्केट इक्विलिब्रियम वाला है। और ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको कितने नंबर दिलवाने वाले हैं मैम? ये दोनों चैप्टर्स हमें 6 नंबर दिलवाने वाले हैं। 6 नंबर आपको क्या करने वाले हैं? दिलवाने वाले। तो फटाफट से मैम आप मुझे बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं आपकी यूनिट 1 जो इंट्रोडक्शन है, जो आपको कितने नंबर दिलवाएगी मैम? 4 नंबर दिलवाएगी। तो इस यूनिट में हम कौन कौन से पढ़ने वाले चैप्टर? मैम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में। और मैम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो फटाफट से देख लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा 3 से 4 पॉइंट जरूर पढ़ जाना माइक्रो और मैक्रो का, और टेबल की फॉर्म में लिख के आना। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आए तो प्लीज कोशिश करना टेबल की फॉर्म में लिख के आओ, प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में लिख के आना, पॉइंट्स बनाना, है ना। पहरे में कोशिश करा करो, मत लिखा करो पहरे में नंबर कटते हैं। जितना पॉइंट्स में, जितना टेबल्स में लिखोगे उतना आपका पेपर में नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के देखो बेटा नंबर होते हैं। आगे आपका डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बेटा। ये भी आई गेस 3 या 4 साल ही हुए होंगे तभी आया, इससे पहले वाला टॉपिक भी नहीं होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, और ये भी आप टेबल की फॉर्म में ही लिखेंगे। 3-4 पॉइंट जरूर करके जा
आगे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा इसको आपको पता होनी चाहिए। 3 टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, पहली की आपकी सोशल इकोनॉमी, दूसरी की आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी की आपकी मिक्स इकोनॉमी, आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे चैप्टर 1 के एंड में एक प्रॉपर बॉक्स बना हुआ है ना, तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, ये तीनों की तीनों इकोनॉमिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट्स इसके भी पढ़ के जाना। क्लियर है, समझ गए हो। आगे हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का चैप्टर है। इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बताओ, तो आपको पता होना चाहिए क्या है भाई आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी उसमें आपको बहुत ही क्लियरली समझा रखा है क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कैसे आपको पेपर में लिखना है, हर एक चीज प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ आपको दिए गए। क्लियर है। आगे है आपको ये पता होना चाहिए पीपीसी क्या होता है, उसको टेबल की फॉर्म में, शेड्यूल मतलब टेबल और कर्व मतलब डायग्राम की फॉर्म में आपको आना चाहिए पीपीसी की सारी चीजें। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंपल एक्सप्लेन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, तो आपको पता ही है कि मैम हमारी जो पीपीसी कर्व है वो एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और दूसरी क्या होती है, कनकेव टू द ओरिजिन होती है। या कई बार पेपर घुमा के आ जाता है कि कैसे पीपीसी की कर्व कनकेव होती है, व्हाई द कर्व ऑफ पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन। या दूसरा क्वेश्चन बन जाता है व्हाई पीपीसी इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो आपको हर एक चीज का रीजन पता होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, डायग्राम पता होनी चाहिए कैसे बनाना है, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है इतना। चलो जी आगे मैम, जो अगला चैप्टर है वो अगला जो आपकी यूनिट है ना वो आपकी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड यूनिट, जो आपको बेटा कितने नंबर दिलवाएगी, 15 नंबर दिलवाएगी। तो इस यूनिट में हम चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक जरूर करके जाने वाले हो, तो वो पहला जो टॉपिक है वो है बेटा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पता होना चाहिए इसका मतलब, इसकी एजम्पशंस, इसका टेबल, इसकी डायग्राम बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, 4 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, 3 नंबर का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आगे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। पहले तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। आपको पता है इन केस ऑफ 1 कमोडिटी केस और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी केस, इन दोनों कमोडिटी केस में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कंडीशंस बताओ, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए क्या है इन केस ऑफ 1 कमोडिटी केस की कंडीशन, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी केस की क्या कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली 2 कमोडिटी वाला केस जो है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई ये जरूर 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 करके जाना बेटा। आगे क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में आना चाहिए आपको, डायग्राम की फॉर्म में भी आपको आना चाहिए। कई बार होर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से टीयू और एमयू के रिलेशन पे। ठीक है जी, अब आगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो यूटिलिटी एनालिसिस वाला तो हो गया। अब हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। बेसिकली आपकी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको बताओ। पहली क्या है, आईसी कर्व हमेशा क्या रहती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। दूसरी, आईसी कर्व हमेशा क्या रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हायर द आईसी कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यही होती है आपकी आईसी कर्व। हायर द आईसी कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही आईसी कर्व कभी भी आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच करती है। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब भाई इसमें आपको याद रखना है ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ना, स्पेशली वाई आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर वाई आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, इस पे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। खाली सीधा सीधा ना क्वेश्चन पूछते हो, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जानी है आपने बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। आईसी के अकॉर्डिंग जो अप्रोच थी ना हमारी, क्या अप्रोच थी अगर आपको बताओ, एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाय में पी वाई, जो कंडीशंस थी ना इस पे क्वेश्चन आ जाता है। या दूसरा कहता है एम आर एस जो है हमेशा क्या होना चाहिए आपका, डिमिनिशिंग। तो ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। अगर आपको पता हो ये आपकी क्या होती है, बजट लाइन होती है। ये क्या होती है आपकी बजट लाइन, जिसको पी एक्स बाय में पी वाई भी बोल देते हैं। ये आपकी आईसी कर्व होती है और
और आईसी कर्व कन्वेक्स की होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में जरूर 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 करके जाना है। लास्ट इस पे एक और क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस। 3 नंबर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में कि बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है। क्लियर है? पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे से नंबर लेके आएंगे। लो जी, आगे क्या है, आगे बेटा आपका थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर जो नंबर 5 ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड है, बहुत इजी सा चैप्टर है जिसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड। जिसमें आप क्या पढ़ोगे, आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी एजम्पशंस पता होने चाहिए, इसकी टेबल पता होनी चाहिए, टेबल की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए और इसके एक्सेप्शन भी पता होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है। क्लियर है? आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा इनकम हो गया है ना, और क्या हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गए, ये सारे के सारे क्या थे, फैक्टर्स थे जो हमें पढ़ने होंगे। आगे व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये टीचर का हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, हमेशा पेपर में टीचर जरूर डालता है क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, या फिर क्यों डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, वो सारे 4-5 पॉइंट्स है आपकी बुक में। एक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला, है ना, इनकम इफेक्ट वाला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स वाला, ये सारे 4-5 पॉइंट्स है, वो जरूर पढ़ के जाने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से आपको वीडियो में भी मैंने समझाया हुआ है। आगे difference between contraction of demand and decrease in demand, difference between extension of demand and increase in demand, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सटेंशन वाला है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर क्या बोल देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर इसको बोल देते हैं चेंज इन डिमांड। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में। भाई इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो ये मान के चलो एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने वाला है इस चैप्टर से, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए 2 फॉर्मूले हैं, है ना, 2 मेथड्स है, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड, दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे लास्ट में गिवन होगा कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, इंपैक्ट करती है। ये भी बेटा जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लो जी, अब बेटा जो आपकी अगली यूनिट है ना, जो अगली यूनिट है वो आपकी है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और सप्लाई पे, और ये यूनिट आपको 15 नंबर दिलवाने वाली है। और इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, तो बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 7 है प्रोडक्शन वाला, इसमें आपको सबसे पहले भाई ये वाला कर दो, इसको भी स्टार मार्क, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर दो चाहे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के नाम से। इसको आपको टेबल के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ये जरूर पढ़ के जाना बेटा। एक प्रॉपर नोट्स दिए हैं मैंने आपको वीडियो में, कैसे पेपर में लिखना है प्रॉपर समझाया है, वीडियो में जरूर देख लेना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आगे आपको रिलेशन पता होने चाहिए टीपी और एमपी का और एपी और एमपी का, इससे होर्स के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं इससे होर्स के क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझाया आपको वीडियो में। आगे अगर आपने देखा होगा कॉजेज होते हैं, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने 3 कॉजेज पढ़े थे, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा क्या था आपका नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। उसमें से डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ जाना भाई पेपर में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा पढ़ना सब कुछ होता है, पढ़ना सब कुछ होता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे देखो भाई चैप्टर जो है आपका कॉस्ट है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, पहला आपको रिलेशन पढ़ना है एसी और एमसी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होर्स की फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए सारे के सारे डायग्राम्स, आपने देखे बहुत सारे डायग्राम्स है, टीसी का, टीवीसी का, टीएफसी का, एसी का, एएफसी का, एसी का, है ना, कितने डायग्राम्स हमने पढ़ लिए, एमसी का भी डायग्राम पढ़ा है, तो ये सारे कर्व्स देख जाना, क्वेश्चन बहुत आ जाता है। क्यों टीवीसी कर्व हमेशा इनवर्स एस होती है ना, क्यों एसी कर्व आपकी हमेशा यू शेप्ड होती है, क्यों एमसी कर्व आपकी यू शेप्ड होती है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार होर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
तो होट्स के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें डिटेलिंग में पता होगा। तो भाई ये जरूर पढ़ जाना, वीडियो देख जाना, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको उस वीडियो में A to Z होट्स के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, क्योंकि A to Z मैंने होट्स के क्वेश्चन करवाए हैं वहां पे प्रैक्टिस। क्लियर है इतना? चलो जी आगे आगे भाई रिवेन्यू वाले चैप्टर में आपको क्या देखना है। रिवेन्यू वाले चैप्टर में बेसिकली दो टॉपिक्स आपके थे। रिलेशन बताना है आपको AR MR और TR का व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, और दूसरा क्या था व्हेन द प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। उन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था मैम, पहले TR इंक्रीज होता है फिर बिकम कांस्टेंट एंड डिक्लाइन, और जो आपका मैम MR और AR होता था वो क्या होता था मैम, पहले MR डिक्लाइन होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, और AR भी क्या होता है डिक्लाइन। जब AR डिक्लाइन होता है तो MR डिक्लाइन होता था हमेशा फास्टर रेट से, यही इनका रिलेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। आगे देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, मैंने वीडियो में आधे पौने घंटे का मुश्किल से चैप्टर होगा, बहुत अच्छे से समझ लेना। कुछ भी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए MR MC अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। दो अप्रोच थी इसके अंदर, दो कंडीशन थी। क्या थी मैम, एक थी MR शुड बी इक्वल टू MC, और दूसरी क्या थी MC मस्ट बी राइजिंग। ये दो कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो रही है प्रोड्यूसर क्या होता था, इक्विलिब्रियम में होता था। बहुत ईजी सा चैप्टर है। आगे है बेटा थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपको सप्लाई फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे कि गोल ऑफ फर्म, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सारी चीजें आपने इसमें जरूर पढ़नी है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो एक डिमांड में से न्यूमेरिकल और एक सप्लाई में से न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल 101% आपके पेपर में आने वाला है। आगे है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, और इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई का। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ डिमांड में से वही वाला टॉपिक, और सप्लाई में से ये दो डिफरेंस, और डिमांड में से वो दो डिफरेंस। इन चार डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपके पेपर में आने ही वाला है, आने ही वाला है। क्या पता सीधा सीधा आ जाए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। गारंटी आपके पेपर में चार डिफरेंस में से ये क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। अब लास्ट यूनिट आ गई भाई। लास्ट यूनिट में मैम क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम वाला एक चैप्टर आता है। उसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, और ये यूनिट जो है आपको 6 नंबर दिलवाती है। इस यूनिट में आपको क्या क्या करने हैं, दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है। एक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरी क्या होती है आपकी मोनोपोली, तीसरी होती है मोनोपोलिस्टिक, और तीसरी चौथी क्या होती है ऑलिगोपोली। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इसके फीचर्स है, पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फीचर्स आने चाहिए, और उसमें से कई बार एक फीचर उठा देते हैं वो, जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट उठा दिया तो उसको एक्सप्लेन करो, तो एक पॉइंट उठा देते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, और बच्चे कहते हैं मैम हमने तो अपनी मर्जी से 3-4 पॉइंट्स कर लिए थे, सोचा था कि 6 नंबर का पूरा चैप्टर है, 3-3 की एवरेज लगाई थी तो 3 पॉइंट्स कर गए थे, लेकिन वो पॉइंट आ गया जो हम पढ़ के नहीं गए थे। तो बेटा जी ऐसा नहीं होता, कई बार वो एक पॉइंट उठा के दे देता है, और इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको आना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट वाला, और एक परफेक्ट नॉलेज वाला। ये 3-4 पॉइंट्स है जो जरूर पढ़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 13 में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सारे के सारे कर्व्स पता होने चाहिए, एक्सेस डिमांड की, एक्सेस सप्लाई की, साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड है ना, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, वो वाले कर्व्स जरूर पढ़ जाना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। आगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर पे तो भाई बनता ही बनता है। कई बार खाली प्राइस सीलिंग पे आ जाता है, कई बार खाली प्राइस फ्लोर पे आ जाता है, कई बार इन दोनों का कई बार डिफरेंस पे पूछ लेते हैं। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, डिफरेंस बताओ, है ना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है आपको पता होना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लीजिए ये आप। लो जी ये है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है और उनको है कि भाई मुझे बता दो क्या पढ़ जाऊं कि मैं लास्ट में अच्छे नंबर ले लूं, तो ये प्लीज ये क्वेश्चन जरूर पढ़ जाना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जिनकी तैयारी होगी है फुल टू, कह रहे हैं भाई मैम हमें तो सब आता है, हमने तो सब पढ़ लिया, तो भाई रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि कई बार आता सब होता है, प्रैक्टिस नहीं होती। इन क्वेश्चंस की प्लीज घर पे रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर दो, जम के पढ़ना शुरू कर दो। बस ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।